Hello student, this is my very first lecture on YouTube. In this lecture series, I am going to discuss about various concepts with respect to life science, zoology and botany. आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। जब आप डिफरेंट लिटरेचर को फॉलो करते हो तो आप कहीं पे आरडीटी देखते हो, ये तो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाला टर्म है। लेकिन इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलता है जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखा हुआ होता है, कहीं पे आप देखते हो जीन मैनिपुलेशंस होता है। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसको क्यों मेंशन किया जाता है तो पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो इस टेक्निक को जब सबसे पहले डेवलप किया गया था तो उस टाइम पे इकोलाई को लिया गया। किसको लोगे आप? इकोलाई को। इसके अलावा किसको लिया गया? लेम्डाफाज बैक्टीरिया को। इनके पास में भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए पाया जाता है, इनके पास में भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए पाया जाता है। जो इनका डीएनए था इस्क्रिचिया कोलाई का और लेम्डाफाज का डीएनए था, इन दोनों को रिकम्बाइन करके एक न्यू डीएनए तैयार किया गया। इसको हम क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और इस जिस प्रोसेस से आप इसको तैयार कर रहे हो आप इसको क्या बोलोगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलोगे। देखो जो तीसरा टर्म है जीन मैनिपुलेशंस। देखो जो मैनिपुलेशन टर्म है, मैनिपुलेशंस का मतलब होता है छेड़छाड़ करना या बदलाव करना। अब आप यहाँ पे देखो, हमने इकोलाई के डीएनए को लेम्डाफाज जो कि एक वायरस है, डिफरेंट नेचर का ऑर्गेनिज्म है, उसके साथ में हमने कंबाइन करके एक न्यू डीएनए बना दिया। तो बताओ हमने मैनिपुलेट किया कि नहीं किया? डेफिनेटली किया। इसी वजह से इसका नाम जीन मैनिपुलेशंस है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला जाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाए या फिर जीन मैनिपुलेशंस बोला जाए, सबका जो लिटरल मीनिंग है सेम ही होगा। नाउ सी देयर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देखो रिकम्बिनेंट डीएनए के जब हम हिस्ट्री पीओवी से बात करते हैं तो जो सबसे पहले डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम है पॉल बर्ग। लेकिन जब आप एनसीईआरटी जैसे बुक को प्रीफर करते हो तो वहाँ पे बॉयर एंड कोहेन मेंशन है। ऐसे कंडीशंस में आपके ब्रेन में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो जो पॉल बर्ग ने जब दिया था इस टेक्निक को सबसे पहले, देखो क्रेडिट तो डिस्कवरी का पॉल बर्ग को ही जाता है। जब इन्होंने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था तो वो जो टेक्निक था काफ़ी टीडियस था। इसके अलावा जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी रेट था वो भी काफ़ी कम था। लेकिन जो बॉयर एंड कोहेन ने दिया ये काफ़ी ईजीएस टेक्निक के तौर पे है। यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी रेट भी काफ़ी हाई है। इस वजह से आप मोस्ट ऑफ द लिटरेचर में बॉयर एंड कोहेन का नाम को देखते हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम पॉल बर्ग को भूल जाएं। तो सबसे पहले जो डिस्कवर किए थे पॉल बर्ग हैं। लेकिन साथ ही साथ आप इस बात को भी याद रखो कि जो बॉयर एंड कोहेन है इसको भी मेंशन होता है, आप इसको भी ध्यान में रखोगे। नाउ सी, जब मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल का तो देखो यहाँ पे मैं क्या मेंशन किया हूँ? रिकम्बिनेंट डीएनए या जीन मैनिपुलेशंस। ये बात तो हमने वेरी फर्स्ट स्लाइड के दौरान ही मेंशन कर दिया था और वहाँ पे हमने आपको समझा दिया था कि या तो कहीं पे रिकम्बिनेंट डीएनए रहे या जीन मैनिपुलेशंस रहे, सबका मतलब सेम ही है। आप देखो इसका प्रिंसिपल क्या है और एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल का बात करता हूँ। Genetic manipulations, also known as genetic engineering, involves altering an organism genetic material to achieve desired trait or produce specific प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आप इसका मतलब समझो। आप क्या करते हो जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हो तो आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है आप उसको अल्टर करते हो। आप दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उसको कंबाइन कराते हो, आप रिकम्बाइन कराते हो और उससे आप डिजायर्ड ट्रेट या फिर प्रोडक्ट को अचीव करते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। देखो आप इसको एक डायग्राम से समझ पाओगे। देखो मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है, हमने क्या लिया? वेक्टर लिया। अच्छा वेक्टर के बारे में आप एक चीज़ समझ लो कि वेक्टर जो होते हैं ये व्हीकल के समान काम करते हैं। व्हीकल के समान, व्हीकल क्या काम करता है? कैरी करने का काम करता है। तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा इसको ये कैरी करेंगे, ठीक है। अच्छा आप देखो ये क्या हमारा फ्रेगमेंट डीएनए है। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने यहाँ पे किसके तौर पे लिया हुआ है? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के तौर पे। अब हम कुछ एंजाइम्स के हेल्प के साथ में इसको क्या करेंगे? हम कंबाइन करेंगे। अब आप देखो ये वेक्टर का डीएनए है, ये हमारा इंटरेस्ट का डीएनए है और ये दोनों कंबाइन हो गए हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोलते हैं या फिर आप इसको काइमेरा डीएनए के तौर पे भी बोलते हो। समझ रहे हो आप इस बात को ना? अच्छा आपके माइंड में ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि हम वेक्टर ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखो मोस्ट ऑफ द केस में जो हम वेक्टर यूज करते हैं उसमें भी प्लाज्मिड वेक्टर को यूज करते हैं और इसका जो कैरेक्टर्स है ये होना चाहिए कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशंस कर सके और ये नेचर्स
या ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये अपने पास रखता है, इसी वजह से हम लोग वेक्टर को यूज करते हैं। और जो मोर कॉमन होता है प्लाज्मिड वेक्टर होता है। देखो मैं एक्सक्लूसिवली नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा प्लाज्मिड वेक्टर को यूज करेंगे, ये कंडीशन टू कंडीशंस वेरी कर सकता है। आपको जैसा डिमांड होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जरूरत होगा, आप वैसे अलग वेक्टर को भी यूज कर सकते हो। कुछ केसेस में फंगी को भी यूज किया जाता है, जैसे ईस्ट हो गया, आप ईस्ट को एज अ वेक्टर यूज कर सकते हो जो उसका प्लाज्मिड है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता है वो ई कोलाई का प्लाज्मिड यूज होता है, उसको एज हमने वेक्टर लिया हुआ है। नाउ सी, देखो मैं क्या बोला, ये कहाँ से हमने वेक्टर को आइसोलेट किया था, बैक्टीरिया से किया था। तो ये जो हमारा रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल है इसको हमें ट्रांसफर करना होगा किसके अंदर में, बैक्टीरिया के अंदर में। यहाँ पे देखो बैक्टीरियम मेंशन है। अब जब ये प्लाज्मिड यहाँ कहीं पे चला जाएगा बैक्टीरिया के अंदर में, देखो प्लाज्मिड को आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के तौर पे भी समझते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है इसके पास में इसका जो जीन्स या जो क्रोमोजोम्स होता है वो न्यूक्लियोइड के तौर पे है, वो अलग है। उसके अलावा इसके पास एडिशनल फंक्शंस को करने के लिए ये प्लाज्मिड को कैरी करता है। अब जैसे जैसे ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वैसे वैसे ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है प्लाज्मिड के साथ में उसको भी ये नंबर को बढ़ाते रहेगा। तो देखो आप यहाँ पे क्या मेंशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। हमने देखो यहाँ पे एक डाला था और यहाँ पे देखो इसका 100 मेनी कॉपी हो गया है, इसका क्लोन तैयार किया जा रहा है। नाउ सी डिवीजन ऑफ सेल्स, नेक्स्ट स्टेप में जब ये सेल डिवाइड कर रहा है तो अब आप देखो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बना और उसके अंदर में खूब सारे प्लाज्मिड्स बन रहे हैं और इसी प्लाज्मिड के पास में तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और फाइनली आप देखो क्या करोगे, न्यूमरस सेल डिविजन्स रिजल्टिंग इन अ क्लोन, और ये क्लोन बनाएगा और यहाँ पे हमें खूब सारे सेल्स मिलेंगे और इस सेल्स के अंदर में हमारा यही वाला रिकम्बिनेंट डीएनए मिलेगा जो हमने इसके अंदर इंसर्ट डाला था, किया था। और कई सारे साइकिल्स के बाद में, कई बार डिविजन्स होने के बाद में आप देखोगे कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसी के प्रोडक्ट मिलेंगे। हम इसको फाइनली आइसोलेट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और जो भी इसका यूज होगा हम इसको अपने यूज में ले आते हैं। नाउ सी, मैं अब इसके स्टेप्स के तौर पे बात करूंगा कि कौन कौन सा स्टेप होगा। जो आपने इस डायग्राम्स में देखा प्रोसेस कि कैसे हम कहाँ से वेक्टर लाएंगे, इसको कैसे हम आइसोलेट करेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ बात मेंशन है। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप पे क्या हम बात करेंगे, डीएनए आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन। जो हमारा ऑर्गेनिजम्स है इंटरेस्ट का, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन है हमको उसको आइसोलेट करना होगा, एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद हम उसको रिकम्बाइन करेंगे। कैसे करते हैं आप देखो प्रिंसिपल के तौर पे, द फर्स्ट स्टेप इन जीन मैनिपुलेशन इज टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई डीएनए फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट। मैं देखो ये बात पहले भी मेंशन किया था, मैं कहाँ से इसको आइसोलेट करूंगा, जो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटरेस्ट का होगा मैं वहां से इसको आइसोलेट करूंगा। आइसोलेट करने के लिए हम करते क्या है, देखो ये मैं मेथड में बताऊंगा। टेक्निक्स लाइक सेल लाइसिस, देखो अगर कोई सेल्स है हमारे पास में या मैं टिश्यू ले रहा हूं वो कंप्लीट सेल्स है और उस सेल्स के अंदर साइटोसॉल में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, तो उसको आइसोलेट करना इतना आसान नहीं है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेल को लाइसिस करना पड़ेगा, फिर एंजाइम से ट्रीटमेंट करेंगे एंड प्रेसिपिटेशंस आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डीएनए। द डीएनए इज देन प्यूरिफाइड टू रिमूव कंटामिनेटिंग सब्सटेंसेस। इसके अलावा जो आप डीएनए ले रहे हो उसमें जो भी कंटामिनेशंस होगा आपको उसको भी रिमूव करना होगा, क्योंकि आपको एज अ प्योर डीएनए लेना है और फिर आप उसको आगे क्लोनिंग मेथड्स में सेंड करोगे, भेजोगे आप। यहाँ पे देखो मैं एंजाइम्स का नाम नहीं लिखा हूँ, मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ कि अगर आपको आइसोलेट करना है तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप न्यूक्लिएजेस का इस्तेमाल करते हो। न्यूक्लिएजेस के तौर पे भी आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का बात करते हो, इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का बात करते हो। इसको तो मैं सेपरेटली नेक्स्ट लेक्चर के दौरान मेंशन करूंगा। अभी आप बस इस बात को समझो कि आइसोलेशंस करने के लिए हमको न्यूक्लिएजेस एंजाइम्स की आवश्यकता होगी। न्यूक्लिएजेस इन द सेंस जो डीएनए या आरएनए के ऊपर में, या बेसिकली आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर में जाकर के एक्शन करे। और कैसा एक्शन करे, क्लीवेज एक्शंस। किसको क्लीव करे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करे। नाउ सी फ्रेगमेंटेशंस, देखो जब मैं फ्रेगमेंटेशंस का बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, कटिंग डीएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट अलाइंग साइंटिस्ट टू आइसोलेट एंड मैनिपुलेट स्पेसिफिक जीन्स। देखो जो भी लोग इस पे काम कर रहे होते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशंस पे, देखो आपने जो आइसोलेट किया वहां तो आपको होल क्रोमोजोम्स मिला है, लेकिन पूरा क्रोमोजोम्स तो आपके इंटरेस्ट का नहीं है ना, हमारे इंटरेस्ट का तो सिर्फ कुछ ही जीन है। तो उस जीन को हमको क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा, फ्रेगमेंट करना होगा। आइसोलेट करने के बाद छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में कट करना होगा। और देखो जो मैं एंजाइम का नाम वहाँ पे बताया था उससे रिलेटेड बात यहाँ पे मेंशन है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास में बहुत ही खास बात होता है
कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस से ही कट कर पाते हैं, कहीं से भी कट, रैंडम कट नहीं करेंगे। प्रोड्यूसिंग स्मॉल फ्रेगमेंट्स नोन एज रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। आप सपोज करो कि जो मेरे पास में डीएनए था वो सपोज करो कि कुछ देखो इस तरीके का डीएनए था, और जब हमने इसको एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया तो ये देखो हमको यहाँ से और यहाँ से मिल रहा है, इतना बड़ा फ्रेगमेंट मिल रहा है। तो मेरा जो ये यूज का था, जो इंटरेस्ट का था, बस इतना ही हिस्सा था। हम इस हिस्से को लेंगे और इस हिस्सा को ऑब्टेन करने के लिए हमको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस फ्रेगमेंट्स कैन बी एनालाइज और क्लोन्ड, और इस फ्रेगमेंट्स को हम या तो फर्दर एनालिसिस में ले जा सकते हैं या फिर हम इसका क्लोनिंग कर सकते हैं। और देखो मैंने ये बात आपको बताया कि जब भी मैं टर्म यूज करूंगा क्लोन या क्लोनिंग, इसका मतलब सिंपल सा है कि इसी फ्रेगमेंट्स के को मल्टीपल कॉपी मिलेगा, सेम एग्जैक्ट, आप उसको बोलोगे क्लोन। नाउ सी जीन क्लोनिंग, आप कैसे इसका क्लोनिंग करोगे, या इसी को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। देखो इससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स क्या बोलता है। वंस अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइडेंटिफाइड इट नीड्स टू बी रेप्लिकेटेड टू क्रिएट मेनी कॉपीज ऑफ फर्दर स्टडी फॉर यूज। देखो बात को समझो, हमने जिस जीन को आइसोलेट किया है डीएनए के तौर पे है, और डीएनए में कौन सा प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन होता है। एक डीएनए से मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए, और हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन वाले प्रोसेस में उस जीन को भेजेंगे और उसका मल्टीपल कॉपी हमको मिलेगा, और उस कॉपी को हम फर्दर स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, जो भी यूज होगा हम वहाँ पे यूज करेंगे। देखो इसका मेथड क्या होता है। द जीन इज इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर लाइक अ प्लाज्मिड, ये हमने शुरुआत में आपको बताया, और वायरल डीएनए, एंड द वेक्टर्स इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट सेल। जब आप क्या करोगे, जब आप जीन को निकाल लिए, जीन को आपने आइसोलेट कर लिया, अब इसको इंसर्ट करना होगा प्लाज्मिड के अंदर में, जो कि जो वेक्टर काम करता है, और इसको रिकम्बाइन करके हमको क्या करना होगा, होस्ट के अंदर इंसर्ट करना होगा। द होस्ट सेल रिप्लिकेट द वेक्टर प्रोड्यूसिंग मेनी कॉपीज ऑफ द जीन, और जो होस्ट रहेगा, होस्ट सेल रहेगा, वो क्या करेगा, इस डीएनए का जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वेक्टर के साथ में, उसका मल्टीपल कॉपी को ये बनाएगा। देखो एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो क्लोनिंग का प्रोसेस है ना, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक आप कर सकते हो सेल कंटेनिंग और एक सेल फ्री। जब सेल कंटेनिंग अगर आपको क्लोनिंग करना है तो इसके लिए आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। लेकिन जब मैं बात बोलता हूँ सेल फ्री, तो इसमें आप पीसीआर करते हो। किसी लेक्चर्स के दौरान मैं मेंशन करूँगा पीसीआर क्या होता है, अभी बस आप टर्म को सुनो। नाउ सी इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर के अंदर में आप डीएनए को कैसे इंसर्ट करते हो। देखो अ वेक्टर इज यूज्ड टू कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म और सेल। देखो वेक्टर क्या होता है, हमने शुरुआत में ही मेंशन किया था कि वेक्टर के अंदर में ही हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं, और आफ्टर इंसर्शन दिस वेक्टर शुड बी ट्रांसफर इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स और सेल, तभी तो इसका मल्टीपल कॉपी बनेगा। नाउ सी मेथड क्या है इसका। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर सच एज प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। हमने वहां पे मेंशन किया था कि जो मोस्ट कॉमन है उसके तौर पे आप प्लाज्मिड लेते हो, और प्लाज्मिड के तौर पे भी आप स्क्रिचिया कोलाई का लेते हो। लेकिन वो ऐसा नहीं कि एक मात्र वही है, एक्सक्लूसिव है, ओनली वन है। आप बैक्टीरियोफाजेस के तौर पे यूज कर सकते हो, और बैक्टीरियोफाजेज एक वायरस हैं, या फिर आप आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स ले सकते हो यूजिंग लाइगेज एंजाइम्स। देखो दो एंजाइम्स के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। एक तो हमने प्रीवियसली मेंशन किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड नेक्स्ट एंजाइम जो है लाइगेज, या आप इसको बोलते हो डीएनए लाइगेज। ये दो डीएनए के स्ट्रैंड को, डिफरेंट स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो लाइगेज, जब भी आप टर्म सुनना, लाइगेज का मतलब आप समझ जाओ जोड़ने से है, ये जोड़ेगा। द वेक्टर देन एक्ट एज अ व्हीकल टू डिलीवर द जीन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब देखो जो वेक्टर है, वेक्टर कैसा काम कर रहा है, व्हीकल के जैसा, और ये व्हीकल क्या करेगा, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको जाकर के डिलीवर करेगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, और होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इसका मल्टीपल कॉपी बनाएगा, और वही तो हमें चाहिए था। नाउ सी कैसे होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शंस। आप या तो ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो या फिर आप ट्रांसफेक्शन बोलते हो। इसका क्या मतलब है, आप देखो इंट्रोड्यूसिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए द जीन प्लस वेक्टर। देखो सबसे पहले तो हमने पहला रिकम्बाइन तो वहीं पे किया, एक हमारा जीन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। वेक्टर के पास में भी तो क्या है, डीएनए ही है, लेकिन ये किसका डीएनए है। अगर मैं वेक्टर के तौर पे प्लाज्मिड लिया हूं और ई कोलाई का प्लाज्मिड है तो उसका डीएनए होगा, और जो जीन है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पे रिकम्बाइन हुआ। इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म और सेल इज इसेंशियल फॉर जीन मैनिपुलेशन। अगर आपको जीन मैनिपुलेशन करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, तो जो हमारा रिकम्बाइंड डीएनए है, या फिर आप इसको बोल सकते हो काइमेरा डीएनए है, इसको हमें
होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा। देखो ट्रांसफ़र करने का मेथड क्या है, इसको भी आप समझते चलो। ट्रांसफॉर्मेशन किसके केस में, बैक्टीरिया के केस में। जब आप बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शंस देखते हो, वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जब बैक्टीरिया में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हो तो वहाँ पे एक केस आप पढ़ते हो ट्रांसफॉर्मेशन, उससे हो सकता है। या फिर ट्रांसफेक्शंस। ट्रांसफेक्शंस कहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको, मैमेलियन सेल्स में। अगर मैमेल्स के अंदर में आपको सेम प्रोसेस को कराना है तो वहाँ पे आप ट्रांसफेक्शंस करोगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोपोरेशंस इन्वॉल्विंग एन इलेक्ट्रिकल पल्स टू फैसिलिटेट डीएनए एंट्री, तो आप इलेक्ट्रोपोरेशन कर सकते हो। कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल्स। तो देखो जो भी हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए है, इसको होस्ट सेल्स में ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे 2-3 टेक्निक हैं। आप इन टेक्निक को ध्यान में रखोगे कि किसका कहाँ कहाँ पे यूज किया जा रहा है। नाउ सी सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। आप सिलेक्शन कैसे करोगे, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द सेल्स दैट कंटेन द रिकम्बिनेंट डीएनए। देखो जब आप इस प्रोसेस को करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि जितना भी कॉपी बन रहा है, देखो जो ऑर्गेनिजम्स है, होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसका भी तो अपना खुद का प्लाज्मिड होगा, वो भी तो कॉपी कर रहा होगा, और आपने जो रिकम्बाइंड डाला हुआ है उसका भी कॉपी होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो जाता है कि आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लाज्मिड है और कौन सा विदाउट रिकम्बिनेंट वाला है, और इसको आपको स्क्रीनिंग करना होगा, अलग करना होगा। इसी को आप बोलते हो सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। इसको देखो कैसे करते हो आप। असेलेक्टेबल मार्कर जीन का आप इस्तेमाल करोगे, लाइक एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, या तो आप इसको देखो कि कोई आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को मार्क कर लो। इज ऑफन इंक्लूडेड इन द वेक्टर, और ये वेक्टर के पास में ही पाए जाते हैं। ओनली द सेल्स दैट सक्सेसफुली टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए विल सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक और अदर सिलेक्शन क्राइटेरिया। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे हमने क्या लिया, ये प्लाज्मिड लिया, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, और इसके पास में जो है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के तौर पे एक जीन पाया जाता है जिसको आप बोलते हो एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पाया जा रहा है। फिर आप इसको क्या करोगे, ट्रीट करोगे एम्पिसिलिन से। अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाला बैक्टीरिया है तो ये तो उस मीडियम में सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अगर इसके पास जिसके पास में एम्पिसिलिन नहीं होगा वो वहीं पे क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो आपको ऐसे कुछ न कुछ अपने पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होगा, और उस पैरामीटर को कंसिडरेशन में रख करके आप सिलेक्शन या स्क्रीनिंग के प्रोसेस को करते हो। आगे आप देखो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। नेक्स्ट स्टेप के तौर पे क्या होगा, जीन का एक्सप्रेशन होगा। देखो जीन कैसे एक्सप्रेस होगा, टू वेरीफाई दैट द इंसर्टेड जीन इज फंक्शनल इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द होस्ट सेल। देखो जो जीन आपने इंसर्ट किया है वो फंक्शनल है कि नहीं, इसके लिए होस्ट के अंदर में इसको क्या होना होगा, एक्सप्रेस्ड होना होगा। मीनिंग द होस्ट सेल शुड बी एबल टू ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट द जीन इनटू अ प्रोटीन। ये बात हमने देखो आपको बताया है कि जो डीएनए है, डीएनए क्या कर सकता है, डीएनए में क्या प्रोसेस आप देखोगे। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है आप रेप्लिकेशन बोलते हो, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है आप इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलोगे, एमआरएनए से अगर प्रोटीन हो रहा है बन रहा है आप इसको ट्रांसलेशन बोलते हो, और इस पूरे प्रोसेस को आप सेंट्रल डोग्मा के तौर पे जानते हो। लेकिन डीएनए तो क्या है, डीएनए इज जस्ट लाइक अ बॉस, ये खुद काम नहीं करेगा, लेकिन इसके पास में पूरा इन्फॉर्मेशन है क्या काम करना है। काम करने के लिए तो प्रोटीन है, एक्सप्रेशन प्रोटीन का होगा, लेकिन ये प्रोटीन कैसे बनेंगे, डीएनए के अकॉर्डिंगली। डीएनए के पास में जैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा वैसा ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली प्रोटीन अगर बन रहा है तो आप समझ जाओ कि जो आपका जीन है एक्सप्रेस हो रहा है, और अगर आपको एज अ प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि जीन फंक्शनल नहीं है, वो वर्क नहीं कर रहा है। देखो इसका मेथड क्या है, द होस्ट सेल इज कल्चर्ड अंडर कंडीशंस द प्रमोट द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। आप जो होस्ट सेल को कल्चर कर रहे हो आप ऐसे कंडीशंस में रखो कि जीन एक्सप्रेशन को प्रमोट करे। इन बैक्टीरिया दिस कैन इन्वॉल्व एडिंग एन अंडर टू स्टिमुलेट द प्रमोटर दैट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। जैसे अगर आप बैक्टीरिया के केस में कर रहे हो तो आप बैक्टीरिया को ऐसा कंडीशंस दो जिसमें कि वो क्या कर सके, जो उसका प्रमोटर जीन है स्टिमुलेट हो सके और जीन एक्सप्रेशन को इन्हांस कर सके, या जीन का एक्सप्रेशन हो सके, उसके रिस्पेक्ट में प्रोटीन बन सके, और इससे आप पता लगा सकते हो। नाउ नेक्स्ट जीन एडिटिंग। देखो आप जीन को एडिट भी कर सकते हो। जीन को कैसे एडिट करोगे, जीन एडिटिंग अलाउ फॉर perceive modification to be made to the genome such as knocking out, inserting और correcting specific genes। देखो आप करते क्या हो, जैसे मान लो हमारे पास में ये कोई एक जीन है, कोई एक क्रोमोजोम है,
और हमें पता है, हमने पता लगा लिया कि ये वाला जो हिस्सा है ये कैसा है, नॉन फंक्शनल है। तो अगर ये नॉन फंक्शनल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नॉक आउट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको कट करके हटा रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, इसको नॉकिंग आउट। लेकिन अगर कोई हम जीन को ऐड कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्टिंग बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर किसी जीन का एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और हम क्या चाहते हैं, उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो करेक्ट जीन होगा उसको अगर हम इंसर्ट कर देते हैं तो वो काम करने लग जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में जो भी प्रोटीन्स बनना होगा वो प्रोटीन बनने लग जाएगा। लेकिन देखो, जीन एडिटिंग इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमारे पास में एक टेक्निक्स होता है जिसको आप बोलते हो क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 एक ऐसा टेक्निक्स है जो कि जो हमारा जीन होता है उसको आप इस टेक्निक से एडिट कर सकते हो। तो देखो, इससे रिलेटेड बात यहाँ पे मेंशन है, क्रिस्पर कैस9 अ रिवोल्यूशनरी टूल। देखो क्या बोला गया, रिवोल्यूशनरी टूल। आफ्टर द क्रिस्पर या कैस9 टेक्निक्स, जीन एडिटिंग के दुनिया में या आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की दुनिया में रिवोल्यूशन आ गया। इसका बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया और इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा भी मिलता है। कैसे? यूजेज अ गाइड आरएनए टू डायरेक्ट द कैस9 एंजाइम टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस वेयर इट मेक अ कट अलाइंग फॉर टारगेट एडिटिंग ऑफ द जीनोम। आप इन चीज़ों को यूज करके आरएनए गाइड को आप यूज करोगे, वहाँ पे कैस9 एंजाइम रहेगा, ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को क्या करेंगे, कट करेंगे और आप टारगेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, अपने जीनोम को अपने इच्छा के अनुसार तैयार कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट जीन एडिटिंग। आगे आप देखो क्या करते हो, जीन थेरेपी करते हो। जीन थेरेपी में भी आप सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे। जीन थेरेपी इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग, रिमूविंग और अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल विद इन अ पेशेंट सेल्स। जैसे मान लो कोई एक पेशेंट है और किसी सीवियर डिजीज से वो क्या कर रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर से वो सफ़र कर रहा है। अगर वहाँ पे जीन थेरेपी पॉसिबल है, अगर हम करते हैं तो शायद उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उसके लिए जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखो मेथड आप क्या यूज़ करते हो, दिस कैन बी डन बाय इंसर्टिंग द करेक्ट जीन इनटू अ पेशेंट सेल्स यूजिंग वायरल वेक्टर्स। यहाँ पे देखो एज अ वेक्टर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वायरल। और वायरल वेक्टर के तौर पे हमने आपको क्या एग्जांपल बताया था, बैक्टीरियोफाज। आप उसको यूज़ कर सकते हो। वो जाएगा होस्ट सेल के अंदर में और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो होस्ट के सेल में, जो पेशेंट है उसके सेल्स में जाएगा और वहाँ पर उसको इनकॉर्पोरेट करेगा। क्योंकि आप जानते हो बैक्टीरिया के अंदर कोई सेंट्रल डोग्मा नहीं होता है। बैक्टीरिया खुद से आउटसाइड ऑफ द होस्ट न तो रेप्लिकेशन कर सकता, न तो ट्रांसक्रिप्शन, न तो ट्रांसलेशन, सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस वो नहीं कर सकता है। तो उसको होस्ट चाहिए और होस्ट के तौर पे हमने क्या दिया है, हमने मान लो ह्यूमंस दिया हुआ है, पेशेंट का सेल दिया हुआ है, वहाँ पे जाएगा और आगे का काम करेगा। कैसे? आप देखो, बाय एडिटिंग द पेशेंट्स एग्जिस्टिंग जीन यूजिंग टेक्निक लाइक क्रिस्पर। लेकिन ये खुद कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको टेक्निक यूज करना पड़ेगा क्रिस्पर या कैस9, जो कि हमने